नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले वीडियो में क्लास 10 के वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन किया था और उसके महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से हल करना सीखा था। आज उसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे भी। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वास्तविक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि 1 मिनट, पेंसिल थोड़ा बड़ा करते हैं। कह रहा है यदि प्रथम 13,986 आवाज़ संख्याओं का योग n है तो n भाज्य होगा डैश से। अर्थात कह रहा है कि प्रथम 13,900 आवाज़ संख्याओं का योग n है तो n हमेशा किससे कटेगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से भी कि यहाँ दिया हुआ अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो अभाज्य संख्या वह होता है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वही अभाज्य संख्या होती है। अर्थात कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही विभाजित होती है। एग्जाम्पल में देखिए, तो एक केवल एक से ही कटेगा, इसके अलावा इसके पास केवल एक ही गुणनखंड है और कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। और अभाज्य संख्या का ये दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्याएं। कभी कभी एग्जाम में बच्चे को कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी रूट संख्या कौन सी होती है। यह कभी कभी अभाज्य संख्या, इसी को इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहा जाता है। प्राइम नंबर। तो चलिए, अभाज्य संख्या समझ में आ गया। वैसी संख्याएं जो या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक और अपने आप, वही कहलाता है अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। और यही दुनिया में एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, बाकी जितने भी है सब विषम है। तो कहता है प्रथम अभाज्य 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहला अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, फिर 5 योग मतलब जोड़, फिर 7, फिर 11, फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 13,986 सबका योग दिया हुआ है n। अर्थात इसमें से जितने भी संख्याएं दिखाई पड़ते हैं हमको, सबका सब क्या है? विषम संख्या। एक 2 ही है जो कि सम संख्या है। अब इसमें से कहता है ये किससे विभाजित होगा? तो ज़्यादातर अभाज्य संख्याएं जितने भी होती है सब क्या है? विषम। अगर एक हम सम को निकाल दे तो केवल और केवल बचता है कौन सा? विषम। तो देखिए, तो ऑप्शन में विषम एक भी है? नहीं है। 6 भी क्या है? सम संख्या है। 4 भी सम है और 8 भी सम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि विषम यहाँ पे एक भी रहता तो उसका आंसर ये विषम संख्या से ही विभाजित होगा हमेशा, क्योंकि तो यहाँ विषम संख्या एक भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा कमेंट करें। तो देखते हैं अब हम लोग इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, आ गया आप लोग के स्क्रीन पे दूसरा सवाल। कह रहा है
सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है, मतलब वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ कह रहा है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी का क्या अर्थ होता है? लघुत्तम। यदि बड़ी पूछता तो महत्तम या मौसो एससीएफ। छोटी संख्या है तो लघुत्तम या लौसो निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका लौसो निकाल लेते हैं। तो 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से या किसी भी अभाज्य खंड विधि। 2 8 16, 2 से लगाएंगे 2 दाएँ 20, 2 से 12, फिर यहाँ 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 का 5। अब इस सब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 त्रिक हो जाता है 240, 8 त्रिक 24, 240। यानी 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 240। अब 240 जो हुआ है, यानी तीनों का सबसे पहले क्या निकाले? 240। अब 240 का अभाज्य खंड चेक करते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट 240 आते हैं 240 में आंसर लगा दीजिएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या निकालना पड़ेगा। अब 240 का अभाज्य खंड निकालते हैं। तो 2 से भाग देंगे 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 0। 2 से भाग देंगे 2 छक 12, 0 का 0। 2 से भाग देंगे तो 30, 2 से भाग देंगे तो 15, और फिर 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, क्योंकि 2 से तो पूरा पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए खंड देखिए दिया हुआ 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4, फिर 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए सबसे पहले जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या तब होती है जब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में हो, मतलब जोड़ा के रूप में हो। तो यहाँ 2 कितने हैं? 4, मतलब 2 का अभाज्य गुणनखंड 4, ये सही है। 3 कितना है? तो 3 है केवल 1, यानी 3 जोड़ा करने के लिए एक तो 3 की आवश्यकता पड़ेगा, और 5 भी है एक, तो यानी एक 5 का जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो कितना हो जाता है? 3 पचे 15। अब ये जो 240 है अतः पूर्णतः विभाजित होती है किससे? तो ये घट रहा है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 और 5 यानी 3 गुणे 5 अर्थात 240 को 15 से गुणा कर देंगे, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखिए 240 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 0। 15 का 0 संख्या 0, 15 चौक 60 का 0 हासिल 6, 15 दूनी 30, 6 36, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी आप लोगों का राइट आंसर क्या हो गया? 3600 अर्थात 3600। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी, 3600। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। तो ये जो 16, 24 और 20 दिया हुआ, उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और चेक करना है कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितनी या कौन कौन संख्या से गुना करना पड़ेगा। जितनी संख्या कम रहेगा जोड़ा पुराने में 2 के समूह में, तो उस संख्या से हम 240 को गुना कर देंगे, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 3600। तो चलिए अब हम लोग
इस टॉपिक के तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कर रहा है। तो ये देखिए, आया आपके सामने तीसरा सवाल। कह रहा है दो संख्याओं का लॉसो इनके मौसों का 14 गुना है। दो संख्याओं का लॉसो क्या है? इनके मौसों का 14 गुना है। इनके लॉसो और मौसों का जोड़ अर्थात एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों का योगफल 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक, कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है, एलसीएम जो है वह इनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम क्या है? 14 गुना है। मतलब कह रहा है एलसीएम जो होगा वह इस दो संख्या के एचसीएफ का, एचसीएफ यानी मौसों का कितना गुना होगा? 14 गुना होगा। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? मौसों का 14 गुना। ठीक, और इनके लॉसो और मौसों का जोड़ जो है वह 600 है। यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये दोनों का जोड़ जो है 600 दिया हुआ है। तब कहता है कि इनमें से एक संख्या आपका दिया हुआ है 280। मान लीजिए एक संख्या है ए जो कि दिया हुआ है 280। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 280। तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा यदि दो संख्या है, इनमें से जो लॉसो है इस दो संख्या के मौसों का 14 गुना है, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है। एलसीएम यानी लॉसो जो है वह एचसीएफ गुने 14 यानी 14 गुना है मौसों का। और इनके एलसीएम और एचसीएफ, लॉसो और मौसों का जोड़ जो है वह 600 है। तो लॉसो प्लस मौसो, एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ 600। और उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 280। तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए आपका हल हो जाएगा। इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लॉसो जो है इनके मौसों का 14 गुना है। तो सबसे पहले जो लिखेंगे इसका लॉसो बराबर क्या हो जाएगा? मौसों का 14 गुना। ठीक है, अब करा इनके लॉसो और मौसों का जोड़ 600 है। अर्थात दिया हुआ प्रश्न से लॉसो प्लस मौसो, जोड़ मतलब या योग रख दिया है। लॉसो और मौसो का जोड़ जो दिल है 600 दिया हुआ है। ठीक, तक पहली संख्या दिया हुआ है तो उसको वो यूज करते हैं। अब इसमें से देखिए जो समीकरण 1 में लिखे हैं हम लोग, लॉसो जो है मौसो गुने 14। लॉसो किसके बराबर है? मौसो और मौसो का 14 गुना। तो लॉसो का जगह पर क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से? मौसो का 14 गुना। लॉसो का जगह क्या लिख सकते हैं? मौसो गुने 14 अब प्लस मौसो है तो मौसो बराबर 600। ठीक, अब यहाँ से दोनों में देखिए आपका मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है मौसो मौसो। तो दोनों में से मौसो को कॉमन कर लेते हैं। दोनों में से मौसो निकलेगा
तो बच जाएगा, सॉरी, दोनों में से मौसो हट जाएगा यानी कॉमन आएगा, तो इधर बचेगा 1 और इधर बच जाएगा 14। ठीक, बराबर में क्या है 600। तो ये क्या हो जाएगा, मौसो गुने 15 बराबर में 600। यहाँ से काट देंगे, 15 का है 15, 15 चौका 60, 0। तो मौसो बराबर क्या हो जाता है हमारा 40। तो चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहले क्या है इसका, पहला दो संख्याओं में लॉसो इनके मौसों का 14 गुना था। लॉसो जो है ये इनके मौसों का 14 गुना है, ये हम समीकरण 1 में पहले लिख देंगे, यानी लॉसो बराबर मौसों गुने 14। ठीक, उसके बाद दिया हुआ इनके लॉसो और मौसों का जोड़ 600 है। तो देखिए लॉसो प्लस मौसो बराबर 600 हो गया। अब समीकरण 1 में जो लिखे हैं लॉसो बराबर मौसो गुना 14, जो कि प्रश्न से दिया हुआ है, लॉसो जो इनके मौसों का 14 गुना है, यही लिखे हैं। तो लॉसो के जगह पे लिखे हैं मौसो गुने 14। ठीक, और प्लस में है मौसो, तो मौसो बराबर 600। अब मौसो और मौसो दोनों में कॉमन आ रहा है, मौसो को कॉमन किए तो यहाँ मौसो के जगह बचा 1, और ये सॉरी, एक मिनट, एडिट कर देते हैं इसको थोड़ा। ये मौसो अगुने 14 है, तो मौसो का कॉमन कितने यहाँ बचा 14, यहाँ क्या बच गया 14। अब प्लस यहाँ में से मौसो कॉमन गया तो यहाँ बचा 1। अब 14 प्लस 1 15 हुआ, यहाँ मौसो गुने 15, इधर है 600। 15 और 600 को काटेंगे तो 15 चौका 60, 40 में, अर्थात मौसो कितना निकला 40। मौसो तो निकला 40, लेकिन ये डायरेक्ट आप लोग ये 40 को देख करके 40 में टिक नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कह रहा है दूसरी संख्या निकली, जबकि पहली संख्या में दिया हुआ था, मौसो नहीं दिया हुआ था, तो मौसो कितना निकला, मौसो निकल गया है 40। अब हमको निकालना है दूसरी संख्या। देखिए मौसो निकल गया। अब जब मौसो निकला है तो यहाँ इस मौसो का मान हम समीकरण 1 जो दिया हुआ है यहाँ पे, एक समीकरण यहाँ पे अगर मौसो का मान रख देंगे तो लौसो निकल जाएगा। जब लौसो और मौसो निकल ही जाएगा तो एक पहली संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से प्रयास कीजिए इसको समझने का। नहीं समझिएगा फिर से कमेंट कीजिएगा या वीडियो को रोक रोक करके इसको सीखने का प्रयास कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कि इसी तरह का क्लास 10 का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते रहेगा। और जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद इसका अगला भाग करते हैं, यानी समीकरण 1 याद रखिएगा। समीकरण 1 क्या है, लौसो बराबर मौसो गुने 14, उसमें मौसो का मान रखेंगे और लौसो को ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ मौसो कितना निकल गया 40, जबकि समीकरण 1 क्या था, लौसो बराबर, तो लिखेंगे इसलिए लौसो बराबर समीकरण 1 में क्या था, इस मौसो का मान समीकरण 1 में लिख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से,
समीकरण एक से लॉसो बराबर जो दिया गया था मौसो गुने 14, मौसो कितना है 40 गुने 14, तो आपका मौसो आ जाएगा 0 तो 0 को मल्टीप्लाई का 14 0, फिर 14 जगह 56, यानी आपका लॉसो हो गया 560। लॉसो कितना हो जाएगा 560। अब देखिए मौसो मेरा आ गया 40, लॉसो हो गया 560, पहली संख्या दिया हुआ 280, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होता है। तो आप लोग को थ्योरी के चैप्टर में और लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्न में आप लोग को बताया गया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह वो दोनों संख्याओं के लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 280, मौसो बराबर 40, लॉसो बराबर 560। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इस मौसो को हटा देते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग, लॉसो निकाल लिए होंगे। अब लॉसो निकाल लिए तो चलिए अब हम लोग जो इस क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए वह निकालने का प्रयास करते हैं और उसको अच्छी तरीके से सीखते हैं। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ कमेंट ज़रूर करें जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए अब हम लोग सूत्र पढ़े थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसो गुणे लॉसो, तो यहाँ पे दिया हुआ है। पहली संख्या मिला हुआ है, मौसो मिला हुआ है, लॉसो मिला हुआ है, तो क्या कौन चीज़ नहीं दिया हुआ है? दूसरी संख्या। तो लिखेंगे या इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो दूसरी संख्या बराबर होता है मौसो गुणे लॉसो बट्टे पहली संख्या। इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए यहाँ से हम कुछ रिमूव करते हैं। याद रखिएगा मौसो 40, लॉसो 560, क्योंकि यहाँ पे सूत्र लिखना है, थोड़ा जगह नहीं बच पा रहा है इसके कारण। तो ये जो सूत्र है दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या, थोड़ा राइटिंग पेन का अभाव हो गया है, देखते हैं, पेन टेक्निकल इश्यू है इसलिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बट्टा में सॉरी यहाँ मौसो या लॉसो नहीं निकालना है, दूसरी संख्या है निकालना है। क्या लिखा दिए? ओ देखिए कह रहा है कि दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो मौसो गुणे लॉसो अब बट्टा में पहली संख्या। क्या कह रहा है? दूसरी संख्या बराबर मौसो गुणे लॉसो बट्टा पहली संख्या। तो मौसो कितना था? तो मौसो निकाले थे 40, लॉसो कितना था? तो लॉसो आया था 560, जो कि आप लोग कॉपी में लिखे होंगे। और पहली संख्या दिया हुआ है आपका 280, यहीं से दिया हुआ है
और ऊपर में लिख भी दिए हैं 280। अब जो काट काट करके आएगा वही हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या। ठीक, अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं 40 गुणे 560 भागा 280। तो देखिए 0 से 0 को कैंसिल, 28 इकाई 28, 28 दूनी 56। ठीक, तब वो कितना जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80। यानी कि मेरा दूसरी संख्या कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि राइट आंसर है। तो देखिए है ये ऑब्जेक्टिव, पर जब तक इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपको डायरेक्ट आंसर थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, तब इसको हम लोग इसी सवाल को शॉर्ट में बना करके आप लोग को दिखाएंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। आशा करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, पर आपको समझ में आ रहा है, यही हम चाहते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 6x⁴ y तथा 12xy का मौसा ज्ञात कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी मौसा निकालना है, HCF। तो इसका हल देखते हैं हम लोग का 6x4 और y, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 तिया 6, मतलब 2 गुने 3, और यहाँ x4 है, मतलब x कितना बार टाइम्स में है, x का गुना 4 बार, एक और x, चलिए x, ठीक, x कितना बार 4 बार और y 1 बार। ये हो गया 6xy का अभाज्य गुणनखंड। अब हम 12xy का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 12xy अर्थात 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 इंटू x है, तो x इंटू वाई, यही है। अभी ये इसका निकालना है हमको मौसा, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा दोनों में। समापवर्तक का मतलब दोनों में जो समान मिल रहा है उस सबको। तो देखिए आपको दोनों में क्या क्या मिल रहा है, एक तो हो गया 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे दोनों का HCF या मौसा क्या हो जाएगा, इसी को मौसा ही बोलते हैं। मौसा आपका हो जाएगा 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 3, एक एक 3 भी आ रहा है तो 3, फिर एक एक x भी आ रहा है तो x, और एक एक y भी मिल रहा है मतलब y। तो आप जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, कौन सा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने x गुने y। जब इसको गुना किया जाएगा तो 2 तिया 6, नीचे वाले को गुना कर रहे हैं, 2 तिया 6 x और ये हो गया y। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6xy, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में है राइट आंसर। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक का, बस खाली अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस में रहना है।
जितना प्रैक्टिस से सॉल्व कीजिएगा उतना आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि गणित अभ्यास का ही विषय है। जितना आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, उतना आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है √10 इंटू √15 का मान है निम्नलिखित में से, यानी √10 गुणे √15 किसके बराबर है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये तो बहुत आसान है, आप ही लोग बना दीजिएगा। तो √10 और गुणे √15, √10 मतलब √10, 10 का भाज्य खंड क्या सब हो जाएगा, तो 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। √15 का भाज्य खंड करेंगे तो 3 गुणे 5। ठीक, अब दोनों को जब एक जगह मिलाते हैं 2 × 5 × 3 × 5 दोनों में दे देखिए। अभी बताया था एक सवाल में, जब दो के समूह में रहेगा तो वही संख्या पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो इसमें से 5 और 5 कॉमन आ रहा है, यानी 5 5 2 मिल रहा है, तो 1 5 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2 गुणे 3, मतलब हो गया आपका 5 रूट 2 तिया 6। इसका आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5√6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि आपको के प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा। क्वेश्चन का डाटा कुछ भी दिया रहे, बस उस टाइप का प्रश्न आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखिए 2018 में पूछा गया था। कह रहा है इस सवाल में 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान कितना होता है। यानी 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देंगे तो कौन सा होगा ऑप्शन में। चलिए इसको भी हल करते हैं। कह रहा है 64 के वर्गमूल, तो पहले 64 का वर्गमूल कितना होगा। तो 64 का वर्गमूल का मतलब हो जाता है √64, भाग देना है, चलिए थोड़ा और ज़्यादा, भाग देना है 64 के घनमूल में। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं, अभाज्य खंड करेंगे तो 4 × 4 × 4 रूट के घनमूल है ये, तो ये हो जाएगा 8, ये भाग हो जाएगा वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 64 का घनमूल कितना होता है तो 4। 4 से यदि हम 8 में भाग देते हैं तो कितना आंसर आ जाता है 2, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखिएगा, लग रहा है कि है बड़ा क्वेश्चन, पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन कर रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। क्या कर रहा है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे,
एवं 5 घंटे का समय लगता है। यानी एक वृत्ताकार पथ है, 3 धावक दौड़ना चाहते हैं। मान लीजिए ए एक ही स्थान से दौड़ते हैं, यहीं से बी भी दौड़ेंगे और यहाँ से 3 सी। ए बी सी 3 धावक हैं जो कि यहीं से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही जगह से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो 1 घंटे बाद, नहीं 1 घंटे, एक को 3 घंटे और एक को 5 घंटे का समय लगता है। ए को मान लीजिए 3 घंटे, बी को 5 घंटे और सी को, ए को 1 घंटे, बी को 3 घंटे और सी को 5 घंटे का समय लगता है। तो कहता तीनों को कितने बिंदु पर, प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय क्या होगा। यानी जिस बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं ये तीनों ए बी और सी, जिसको 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है, ये तीनों कितने समय के बाद फिर से अपने प्रस्थान बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। जब इस पर टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो कुछ नहीं करना है, बस जो जो डाटा दिया रहेगा आपको बस वहाँ उस सभी डाटा का लॉसर निकाल लेना, यानी एलसीएम। तो 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा का यदि लॉसर निकालते हैं तो सबसे आसान है, कुछ तो होगा नहीं, इसका डायरेक्ट लॉसर हो जाएगा या एलसीएम 1 × 3 × 5, 1 × 3 × 5 यानी 3 × 1 = 3 या 5 × 15 यानी 1 या 3 × 5 = 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 घंटे, जो कि आपका आंसर नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आया आप लोग के स्क्रीन के सामने, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक जो कि है ए और दूसरा पूर्णांक है बी के लिए ए बी का मौसौ गुणे ए बी का लौसौ निम्नलिखित में से कौन है। यानी जो हम पिछले क्वेश्चन में पहली संख्या जो होता है 2 संख्याओं का गुणनफल लौसौ गुणे मौसौ, उसी पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। देखिए लिखा हुआ कि 2 संख्याओं का जो मौसौ गुणे लौसौ होता है वह निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, वही उस दोनों संख्याओं के लौसौ और मौसौ का गुणनफल होता है। यदि ए बी है तो ए बी का लौसौ और ए बी का मौसौ गुणनफल है किसके, दोनों संख्या ए गुणे बी का। इसमें ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा सी, जो कि आप लोग के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। क्या दिया हुआ है, 64 का अभाज्य गुणनखंड, 64 का अभाज्य गुणनखंड, एक मिनट, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो इसका हल निकालिए। 64 का अभाज्य गुणनखंड, ये सभी बहुत ही आसान प्रश्न दिया जाता है। जब तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 32, 32, 2 से भाग देंगे तो आएगा 16, 2 से भाग देंगे तो 8, 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2। यानी देखिए तो कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 का पावर 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का घातांक 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग का बी सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का है, हाँ आया। अगला क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन है। तो 2 और 2.5 ये दोनों के बीच में निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 11 जो है √11, 11 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 3 3 3 9, 4 4 16 तो नहीं रहेगा, 3 3 9, 11 में से 9 गया 2, जो कि आप लोग को यहाँ 3 लिखेंगे 6 आएगा,
ये देखिए 3 आ गया, मतलब 2 और 2.5 के बीच का तो होगा ही नहीं, 2 और 2.5 के बीच का नहीं, ये 3 आ रहा है, तो 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसके बीच का ऊपर में संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। √5 यानी 5 का वर्गमूल निकालिए। 3 तिया 9 नहीं, 2 टेबल से 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 2, 2 2 4, 5 और 1, दशमलव के मतलब डबल जीरो। अभी आप कौन से अंक से लगाएंगे, जितना से लगाएंगे उसी से गुणा करना पड़ेगा, जिस अंक से लिखेंगे। यदि यहाँ 5 लिखते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से 25 बचा 2, 5 के 20 2 200 तो लगेगा नहीं, 2100 है यहाँ पे। तो चलिए 4 है, 3 लिखते हैं। 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये भी नहीं, 129, यहाँ पर केवल 100 ही है, तो ये तो होगा नहीं। दो लिखेंगे, यदि 42 दूनी 84 तो 2 से लग जाएगा। 2 से तो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84, 10 बच गया 6, 10 बच गया 6, यहाँ 9 बच गया 1। अब यहाँ 2 आया, यही 23 मतलब 2 0। अब यहाँ कितना से लगाएंगे, 2 तो 4 हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो यहाँ 2 और 2 4, 4 44। अब यहाँ कितना से लगाएंगे, यदि यहाँ 5 लिखते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 25 बचा 2, 5 का 20 2 22, 5 का 20 2 22 ही ज़्यादा आ रहा है, तो 5 से नहीं लगाएंगे और इसको 3 से करके देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, ये 1300 लग जाएगा, जो कि एक बार 4 से भी चेक कर लेते हैं। 4 4 4 4 को 4 44 को 4 से 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, 4 चौका 16 17, देखिए 1700 आ रहा है। 76 यहाँ है 1600, तो नहीं लगेगा 4 से, मतलब कितना से लगेगा, 3 से ही लगेगा। 3 से लगाएंगे तो आया 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौका 12 है 13, 1329। 3 से लग जाएगा, मतलब यहाँ 3 लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2.23। तो जो कि 2 और 2.5 के बीच का है। तो ये कौन सी अपर में संख्या के बीच का है, 2.2, 2 और 2.5 के बीच कौन आया है, तो ये आ रहा है 2.23। 2 और 2.5 के बीच कौन आ रहा है, 2.23, जो कि है √5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, बी, ऑप्शन नंबर बी। √5 जो है वह 2 तथा 2.5 के बीच की एक अपूर्ण संख्या है, तो आपका बी सही हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं। यदि समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या रेखा, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। यानी ये जो नंबर लाइन होता है संख्या रेखा, ये बीच में 0, इधर मान लीजिए +1, ये 2, इधर 3, इस तरह बढ़ते रहता है। पश्चिम के साइड -1, -2, -3, इस तरह बढ़ते रहता है। यह है नंबर लाइन, क्या है ये, संख्या रेखा। संख्या रेखा, संख्या रेखा पर कौन सी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, एक प्राकृतिक संख्या को, परमेय संख्या को, अपरमेय संख्या को, वास्तविक संख्या को। प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है इस रेखा को।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसमें जितनी भी संख्या होती है, क्योंकि देखिए परमेय संख्या जितने भी अपरमेय संख्या, ये कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। जितने भी परमेय संख्या है ये भी क्या होती है, वास्तविक संख्या। जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं ये भी संख्या कौन सी होती है, तो वास्तविक संख्या। तो जितने भी संख्या हैं सब किसका एक प्रकार है, वास्तविक संख्या का। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रूट 5 एक कौन सी संख्या है। रूट 5 एक कौन सी संख्या है, रूट 5 एक कौन सी संख्या है, बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। रूट 5 कौन सी संख्या है। ए में है परमेय, अपरमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक या प्राकृत। तो वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बट्टे Q के रूप में। और P और Q का जो मौसा होगा वह एक होगा, अर्थात दोनों एक सअभाज्य पूर्णांक संख्या होगा। P और Q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक संख्या है। और Q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वह शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती यानी बार बार एक ही संख्या आती रहती है। और अशांत का है दूसरा नाम अनवसानी भी होता है, अनवसानी, ठीक। और शांत का दूसरा नाम अवसानी होता है। शांत का दूसरा नाम क्या है, अवसानी। शांत का दूसरा नाम अवसानी, ठीक। तो चलिए कह रहा है रूट 5 एक कौन सी संख्या है। तो हम लोग जानते हैं जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो उससे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। तो रूट 5 एक कौन सी संख्या है, क्योंकि 5 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं। इसका वर्गमूल अभी निकाले हैं तो 2.23 कुछ इस तरह से आते रहता है। तो रूट 5 एक कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। इसका राइट आंसर हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, अपरमेय संख्या। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सा एक युग्म सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या, दो संख्याओं का जोड़ा दिया हुआ है उसे बोलते हैं युग्म या पेयर। इसमें से कहता है कि कौन सी एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब वैसी अभाज्य संख्या या वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका मौसा एक हो। जिनका मौसा कितना हो, जिनका मौसा एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, HCF। जब दो अभाज्य संख्याओं का मौसा या HCF कितना हो, एक के बराबर हो, तो वैसी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिए आप लोग को दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन सही करते हैं। 14 और 35, 14 और 35 का अभाज्य खंड कितना होगा, 14 और 35 का अभाज्य खंड कितना होगा। 14 का अभाज्य खंड हो जाएगा 2 गुणे 7, 35 का अभाज्य खंड हो जाएगा 5 गुणे 7, यानी दोनों में 7 मिल रहा है। तो मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा 7। मौसा एक तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सअभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 18, 25। 18 का अभाज्य खंड 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 18। और 25 का अभाज्य खंड होता है 5 गुणे 5। एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन
अब बताइए दोनों का मौसा कितना हो रहा है 1, मतलब कि 18,25 ये एक सवाभाज्य संख्या का जोड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस खाली आपको संख्या पद्धति का जितनी भी संख्या हैं उसको केवल अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, तभी आप लोग को यह क्वेश्चन बन पाएगा। समझ में आ गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर ये देखिए 13 52, 13 का 1 13 52 का भी हो जाता है 2 गुने 13, तो दोनों में 13 मिला तो मौसा हो जाएगा इसका 13। तो ये भी सवाभाज्य संख्या नहीं है, सवाभाज्य के लिए मौसा हमेशा 1 होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक संख्या है। अब यौगिक संख्या इसी का दूसरा नाम होता है संयुक्त संख्या। कौन सी संख्या? संयुक्त संख्या, या इसी का एक नाम होता है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, यानी अभाज्य का ही दूसरा भाई का नाम है भाज्य संयुक्त संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ठीक, कंपोजिट नंबर्स भाज्य या संयुक्त संख्याएं। देखिए सब कहता है कौन एक अभाज्य या यौगिक, अभाज्य या यौगिक संख्याएं उसको कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी वैसी अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक 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 गुणनखंड हो, या जो अपने आप एक के अलावा दूसरी संख्या से ही पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वैसी संख्या संयुक्त अभाज्य संयुक्त भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। तीनों एक ही संख्या का नाम है। तो देखिए इसमें से 11 इसका हल करते हैं। 11 का गुणनखंड 1 और 11, यानी 11 दो ही टेबल से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या नहीं है। दूसरा है 21 कटेगा 1 से, 3 से, 7 से, 21 से, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो जिसके वही यौगिक या संयुक्त या भाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। 41 का अभाज्य गुणनखंड 31 का 1 और 31 दो ही से, तो ये अभाज्य संख्याएँ हैं, भाज्य नहीं। फिर 41 भी जो है वो भी 1 और 41 से ही कटेगा, तो ये जितने भी संख्या हैं सब अभाज्य है। एक ही संख्या है जो कि इसमें भाज्य दिया हुआ है, जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड 21, 3, 1, 7 और 21 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्याएँ भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या यौगिक संख्या हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये उसी का देखिए आ गया आप लोग का अभाज्य संख्या का क्वेश्चन। कहता है इसमें से कौन एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब रूट संख्या है, इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर्स। तो वैसी संख्याएं जो केवल 2 संख्याएं से विभाजित होती है, एक से और एक स्वयं से, अर्थात जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वही संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। तो 33 का देखिए कटेगा कौन कौन चीज़ से। इसका गुणनखंड 1 होता है, 3 होता है, 11 होता है, 33 होता है, मतलब 4 इसके गुणनखंड हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड जिनके होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती है, इसके जस्ट पिछले वाले। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा है 39, 1 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, उसके बाद 13 से कट जाएगा, 39 इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 38 का देखते हैं 1 से, 2 से, 19 से और 38 से, तो ये भी संख्या 4, इसके भी 4 गुणनखंड हैं, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं। ये सभी भाज्य यौगिक और संयुक्त संख्या है। एक लास्ट बचता है 31, जिसका गुणनखंड 1 और 31 होता है, मतलब 2 ही संख्या से विभाजित होती है, इसलिए 31 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 31। जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो वही अभाज्य या रूट संख्याएं कहलाती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 22/7 एक कौन सी संख्या होगा? ऑप्शन में है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 यानी वैसी संख्या है जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जिसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक सह संख्या हो। एक सह संख्या होने का मतलब है कि P और Q का मौसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और परिमेय संख्या होने के लिए दो शर्त होते हैं, एक तो P/Q के रूप में हो जो कि PQ का मौसा 1 हो यानी सहभाज्य पूर्णांक संख्या होगा, और Q जो होगा यानी नीचे हर वह 0 के बराबर ना हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए 22/7 है, तो 22/7 PYQ भी है, Q के जगह 7 है, 0 नहीं है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अब दशमलव प्रसार अशांत, दशमलव प्रसार होता कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत, शांत का है दूसरा नाम है अवसानी। शांत का है दूसरा नाम क्या है? अवसानी, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। शांत का मतलब होता है जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित कुछ चरण के बाद, दशमलव के कुछ चरण के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ख़त्म हो जाती है पूर्ण, तो वैसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अवसानी टर्मिनेटिंग कहलाती है। टर्मिनेटिंग। और एक होता है अशांत, जिसका नाम दूसरा होता है अनवसानी, जो कि आप लोग थ्योरी क्लास में कर चुके हैं। इसी का इंग्लिश होता है नॉन टर्मिनेटिंग। केवल टर्मिनेटिंग के पहले नन जोड़ देने से नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि है अशांत आवर्ती। अब अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह के होते हैं। एक तो शांत होता है जो कि कुछ चरण के बाद ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाते हैं उनके शीर्षफल, तो वैसी दशमलव प्रसार तो हो जाता है शांत। अब एक है अशांत। अशांत में भी दो होते हैं, एक है अशांत आवर्ती, दूसरा है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब जो बार बार तो आता है लेकिन एक ही संख्या या जो रहता है वही संख्या दशमलव के बाद अनंत तक आते रहते हैं, एक ही प्रकार की संख्याएं। जैसे कि मान लीजिए 4.53, फिर आएगा 5-3, फिर 5-3, फिर 5-3, तो इस प्रकार की संख्या को हम 5-3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये संख्याएं हो जाती है ये है परिमेय संख्या कहलाती है, पर इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत क्या होता है? आवर्ती। अशांत आवर्ती और शांत वाला जो है वह परिमेय संख्या होता है, और जिसका अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती का मतलब है 4.05, फिर आएगा 0.05, फिर 0.05, यानी अल्टरनेट आते रहता है, 1 0 2 0 3 0, फिर इसके बाद 4 0। इस तरह की संख्या को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती जो होता है, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें चेक करना है कि कौन सी किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत। चलिए देखते हैं, ये हो गया, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। आप लोग जान गए होंगे कि दशमलव प्रसार कितने होते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत और अशांत आवर्ती। और उसके बाद अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो हमेशा
अशांत अनावर्ती। तो देखिए इसमें केवल शांत और अशांत के बारे में पूछता है, तो हम लोग क्लास 10 में जो पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं हरों का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं 23/50। इसमें हर क्या है 50, तो ये 50 जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वह 2m टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का कर रहा है, तो वैसी संख्या का दशमलव प्रसार हो जाता है शांत। लेकिन इसमें पूछता है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो जिसका हर 2m इंटू 5n के रूप में नहीं हो तो वैसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो चलिए चेक करते हैं। ये 50 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, तो 23 तो ऐसे ही रहेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यानी इसको 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2 हम लिख सकते हैं नीचे हर के रूप में। तो ये की संख्या कैसी हो जाएगी, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इसमें निगेटिव पूछता है अशांत आवर्ती, तो अशांत के लिए अभी हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा कह रहा है 39/4 443 243 है 243 243 का आवाज़ वन खड़ेंगे तो ये कट भी जाएगा, 3 से पहले काट देंगे। 13×3 = 39, 3×8 = 24, 3×1 = 3, तो हो जाएगा 13/81। 81 का आवाज़ वन खंड 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, 27 × 81, यानी इसमें आ रहा है 13 का पावर 13/2 का पावर मान लीजिए नहीं है तो 2 का पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 0 इंटू 3 है 4 बार तो 3 4, 5 का पावर नहीं है तो 5 का पावर 0 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रख दें तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए आपका नीचे क्या आ रहा है 81 का आवाज़ गुणनखंड 3 का पावर 4, जबकि होना क्या चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इस रूप में रहेगा तभी। लेकिन यहाँ 2 ना तो 2 है ना 5 है, 2 5 हम रख भी देते हैं एक करके, 2 का पावर 0 और 5 का पावर 0, फिर भी यह 3 आ रहा है नीचे में, जो कि 3 नहीं होना है। यदि 3 आए तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह के और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस भी चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या आप लोग को बताया गया होगा, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सअभाज्य संख्या अर्थात मौसा 1 हो बस, और q के जगह 0 ना हो। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ए में दिया हुआ √1/144। अब 1 का वर्गमूल हम लोग को पता है 1 है, 144 का वर्गमूल चेक कर लेते हैं। या आप लोग को वर्गमूल याद भी रखना है 30 तक का, मिनिमम 30 तक। चलिए 144 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इस तरह से नहीं तो आसान विधि 144 का भाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2,
144 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग देंगे तो 72, 2 से भाग देंगे 36, 2 से भाग देंगे तो 18, 2 से भाग देंगे 9, और यहाँ हो जाएगा 3 3, यानी 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपको आता ही होगा, इसलिए उसके बाद 3 गुणे 3, तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 नमा 144, यानी इसका अब 2 2 के समय में लाएंगे 2 2 और ये 3, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब 1/12 ये एक परमेय संख्या है, बाद बाकी और सबको छोड़ दीजिए, जब एक ही से काम चल जाए ऑप्शन से। तो ये पूछता है कौन सा एक परमेय संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, √1/144। तो 1 का वर्गमूल होता है 1, 144 का वर्गमूल होता है 12, जो PYQ के रूप में है, और 1/12 एक सअभाज्य पूर्णांक संख्या भी है, और Q के जगह 0 ना हो, मतलब 12 है। तो ये कौन सी संख्या है? तो ये एक परमेय संख्या है। आशा करते हैं आप लोग को ये आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, और अपने माता पिता का कहना मानिए। जय हिंद, जय भारत।